देखिए ये जो एग्रीकल्चर वाला एक्चुअली ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ देख सकते हैं आप, बाकी सारे तो देख चुके हैं हम लोग। एक आध इसमें फैक्ट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 5.5 करोड़ फार्मर को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया है, ठीक है। और 12 जनवरी 2021 तक 90,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद लाइव स्टॉक जो सेक्टर होता है उसका क्यूमुलेटिव एवरेज जो ग्रोथ रेट है करीबन 8.25% का है 2014-15 से 2018-19 तक। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल लाइव स्टॉक का, मतलब टोटल एग्रीकल्चर और जो है एलाइड सेक्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लाइव स्टॉक का कितना है, करीबन 28% हो गया है, 28.5%। और लाइव स्टॉक सेक्टर का टोटल जीवीए, इंडिया की जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, 4.19, ठीक है। थोड़ा डेटा देख लीजिए, कई बार आ जाता है। जैसे फिशरीज का कितना है, करीबन 1.25, 1.25 के आसपास था टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूशन। लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना है, ये है करीबन 4.25, ठीक है, 4 के आसपास, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिश प्रोडक्शन का अभी फिर से वही 1.25 है, 1.24। और 1.25 या फिर क्या बोलते हैं यार इसको, सवाओ बोलते हैं, ये 1.25 के आसपास, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है वो कितना ग्रोथ रेट है, 10% के आसपास है। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का टोटल एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है 3.12%। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा। फिशरीज का कितना है, 1.24% है इंडिया की जीवीए में। लाइव स्टॉक का कितना है, 8.24% है लगभग इंडिया की जीवीए में। और फिश जो फूड प्रोसेसिंग का एग्रीकल्चर के जो जीवीए में 3.12 है, ठीक है। एग्रीकल्चर में फिशरीज का भी है, लाइव स्टॉक का भी है। थोड़ा डेटा एक बार देखना चाहिए आपको। और डेटा एक्चुअली कई बार ऐसे में या फिर कुछ आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं उसमें कोट करने के काम आता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीबन 80.96 करोड़ बेनिफिशियरी। अब ये कितने बार आ चुका है अभी तक, 4-5 बार आ चुका होगा। अब भी अगर क्वेश्चन आया और गलत कर दिया तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। इनको दिया गया फूड ग्रेन्स, एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है अनाज दिया गया, एनएफएसए की रिक्वायरमेंट के ऊपर था। ये 5 किलो जो है पर पर्सन पर मंथ दिया गया, फ्री दिया गया नवंबर 2020 तक। और उसके अलावा इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसमें करीबन कितना लग गया था सरकार के, 75,000 करोड़। अब इसमें से जो है गरीबों तो कितना पहुँचा ये तो भगवान ही मालिक है। कई पैसा तो जो है अब सर ही खा गए होंगे बहुत सारा तो। खैर, इसमें जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसमें 5 किलो पर पर्सन पर मंथ दिया गया 4 महीने तक, मई से लेकर अगस्त तक, 8 करोड़ माइग्रेंट को, ठीक है, जो कि एनएफएसए में कवर्ड नहीं थे। और उसके लिए करीबन 3100 करोड़ रुपया दिया गया। आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है 3 चरण में दिया गया था। उसकी डेट याद रखना जरूरी है, टोटल अमाउंट थोड़ा याद रखिएगा, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं बजट में भी। तो आत्मनिर्भर पैकेज 1 जो था उसमें एमएसएमई को सपोर्ट दिया गया कोविड से लड़ने के लिए, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन दिया गया, सबऑर्डिनेट डेट दिया गया 20,000 करोड़ रुपए का, इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया 50,000 करोड़ रुपए का। नई डेफिनेशन ला दी गई एमएसएमई की। नई डेफिनेशन जरूर याद करना जरूरी है, हम लोग बता चुके हैं वैसे पहले, अभी आगे फिर से देखेंगे। और भी कई सारे मेजर लिए, इनकम टैक्स रिफंड कर दिया, 1,500 करोड़ रुपए मुद्रा जो स्कीम है उसके लिए 2% का इंटरेस्ट माफ़ कर दिया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई सारे रिफॉर्म किए गए। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए जो है 1 लाख से 1 करोड़ ये बढ़ा दिया गया है, मतलब इंसॉल्वेंसी तब की जाएगी। ये सारे स्टेप लिए गए, ठीक है। पावर सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन करी गई। रियल इस्टेट के जो है रिफॉर्म के लिए कई सारे यहाँ पे स्टेप लिए गए। टाइम वाइम बढ़ा दिया गया कई जगह पे, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी लाई गई ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके। यहाँ पे क्या किया गया भैया, प्राइवेट सेक्टर हर जगह आ सकती हैं, बस कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मिनिमम से मिनिमम प्राइवेट सेक्टर होंगे, नॉन स्ट्रेटेजिक में तो पूरा प्राइवेटाइजेशन करेंगे। सरकार ने बोला भी है, बजट में भी हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। बजट इसलिए देखना जरूरी है। आत्मनिर्भर पैकेज जो 2.0 उसमें 25,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दिए गए। फिर 3.0 वाले में जो है पैकेज था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया गया। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। पीएलआई स्कीम 10 सेक्टर 1.46 लाख करोड़, ये अभी तक हम लोग 3-4 बार देख चुके होंगे। 18,000 करोड़ रुपये ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए अर्बन के लिए। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें बजट वाली आएंगी। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको रट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं लगातार। आप देखिए जीवीए में जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, 25.8। ये रेड कलर की इंडस्ट्री दिख रही है ये, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं इनमें कौन कौन सी हैं ये याद रखना ज़रूरी है। इनका टोटल 40% वेटेज होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और ये भी जो है जब लॉकडाउन लगा था तो ये भी गिरी थी। जब सब गिरा है तो ये भी गिरेगा सारा। जब देखिए ये वी शेप में गई, अप्रैल में मिनिमम हो गई आईआईपी, फिर ये बढ़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अक्टूबर में पॉजिटिव हो गया तो फिर नवंबर में निगेटिव, मतलब कुल मिला के रिकवर तो कर ही रहा है। अब देखिए ये इसके लिए मैंने अलग से बना दिया आपको 8 कोर सेक्टर। ये कौन कौन से हैं इसको रट लो। ये आईआईपी में 40.27% इसका वेटेज है टोटल 8 कोर सेक्टर का। कौन कंपाइल करता है और पब्लिश करता है, सीएसओ, जो कि मॉस्पी के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और 6 वीक का लैग रहता है यहाँ पे। बेस ईयर इसका 2011-12 है। ये देखो यहाँ पे पिक बनी हुई है, ये 8 सेक्टर हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी थी, C3FRNS। इसका क्या मतलब गया, सी क्यूब फ्रेंड्स, सी क्यूब फ्रेंड्स, ठीक है। तो सी क्यूब से क्या हो गया आपका, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, 3 बार सी है, ठीक है। सी मतलब कानपुर में एक जो वर्ड होता है बड़ा फेमस है, आप लोग को शायद पता होगा, वो मैं बोलूँगा नहीं लेकिन यहाँ पे, ठीक है। तो सी क्यूब जो फ्रेंड्स हैं वो सी होते हैं, समझ रहे हो, तो होती होते हैं मतलब कुल मिला के। तो वही है, ये 3 बार सी है, कोल, क्रूड ऑयल और फ्रेंड, ये सीमेंट। और फ्रेंड्स के से क्या हो जाएगा, FRENS है यहाँ पे। एफ से फर्टिलाइजर, आर से रिफाइनरी, ई से आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एन से हो गया नेचुरल गैस और एस से हो गया स्टील। तो सी क्यूब एफ्रेंस, जो फ्रेंड्स हैं वो सी होते हैं, ठीक है, 3 बार सी होते हैं वो। तो इसमें क्या है देखिए, जो ये आपका टोटल यहाँ पे वेटेज है आईपी में, सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है इस समय, रिफाइनरी प्रोडक्ट का, और फर्टिलाइज़र का सबसे कम वेटेज है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, हाईएस्ट वेटेज और जो है लोवेस्ट वेटेज। ये मैंने लिख दिया, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया। सीएसओ इसको पब्लिश करती है, 40% इसका कंट्रीब्यूशन है आईआईपी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी, सबसे कम फर्टिलाइज़र। न्यू डेफिनेशन आ गई है एमएसएमई की, ये देख सकते हैं। ये आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, मुझसे मत कुकियाइए, आप जाके आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए, वहाँ से बताइए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अभी न्यूज़पेपर का रेफरेंस लेकर कि अरे सर इसमें तो इतना लिखा है। अब भैया इकोनॉमिक सर्वे ने बदल दिया तो मैं क्या करूँ, अब मैं तो इकोनॉमिक सर्वे का मानूंगा, ठीक है। रिवाइज क्राइटेरिया क्या है वो समझो बस, आप रिवाइज जो है वो समझ लो बस। अब माइक्रो किसको बोला जाएगा, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा। स्मॉल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होगा और टर्नओवर 5 से 50 करोड़। मीडियम किसको बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करोड़, टर्नओवर 50 से 100 करोड़। तो ये है रिवाइज आपकी डेफिनीशन। एक चैंपियन ऑनलाइन पोर्टल किया था एमएसएमई के लिए, हेल्प और हैंड होल्ड करने के लिए, ठीक है। चैंपियन किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखना जरूरी है, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। टेक्सटाइल और अप्लाइड इंडस्ट्री जो है और टोटल जीडीपी में 2% का कंट्रीब्यूट करती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 11% का कंट्रीब्यूशन होता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला के करीबन 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है टेक्सटाइल और अप्रैल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा और परिधान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और अप्रैल प्रोडक्ट का, चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, इटली के बाद, ठीक है। ये कुछ कुछ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फाइनली आ गई। कौन कौन से सेक्टर हैं यहाँ पे, आत्म भारत जो है अभियान बनाने के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को सेंटर स्टेज में लाने के लिए ये स्कीम करी गई है। ये सब तो बोल बच्चन वाली बातें हैं, मेन मुद्दे की बात सुनो। 1.46 लाख करोड़, 10 की सेक्टर होंगे। कौन कौन से सेक्टर होंगे वो रट लो। देखिए 10 सेक्टर हैं ये। एक एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी में 18,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में 5,000 करोड़, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट में 57,000 करोड़, और फिर जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग में 15,000 करोड़। फिर आपका जो है ये टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट में आपका 10,000 करोड़, फूड फूड प्रोडक्ट में 10,000 करोड़, आपका हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स में 4,500, वाइट गुड्स एसी एलईडी में 6,200 और स्पेशलिटी स्टील में 6,300। ये है टोटल मिला के ब्रेकेज।
तो पीएलआई स्कीम 10 सेक्टर 1.46 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा किस पे है ये फोकस? ये देखो, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, ठीक है। सबसे कम किस पे है? हाई इफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक जो है मॉड्यूल्स पे। ये इतना इंपॉर्टेंट बस आपको याद रखने वाली बातें हैं, बाकी तो फालतू में कुकी आना है तो कुकी आते रहो। एनआईपी यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020 से 25 तक कई बार बता चुका हूँ। किसने कौन कौन फंड करेगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। किस किस सेक्टर में करेंगे? एनर्जी, रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे। मेजर शेयर यही चाह रहे हैं, एनर्जी, रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कितना फंडिंग होगी, सेंटर की, स्टेट की, प्राइवेट की। सबसे ज़्यादा स्टेट फंडिंग कर रहा है, और ये इसमें मतलब ये अगर आप इधर से देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हो चाहे 21-22 में हो, स्टेट सबसे ज़्यादा, फिर सेंटर, फिर प्राइवेट, इस तरह से ये एनआईपी की फंडिंग होगी। एनआईपी प्रोजेक्ट बाई सेक्टर देखोगे, ये देखो ये है एनआईपी की फंडिंग। सबसे ज़्यादा स्टेट की, फिर सेंटर की, फिर प्राइवेट की। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट एनर्जी में है, ठीक है, फिर रोड में है, फिर अर्बन में है, और रेलवेज़ में है। ये 4 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ज़्यादा टारगेट है, ठीक। ये रोड नेटवर्क लेंथ है यूएस नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे। और उसके बाद पोर्ट शिपिंग के लिए इंडिया में 95% जो आपका ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो सी के थ्रू होता है। मतलब टोटल जो इंडिया का, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का टोटल इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वॉल्यूम, वो कितना परसेंटेज वाइज है? वॉल्यूम है 95%। जितना वॉल्यूम होता है 95% समुद्र से आता है, और वैल्यू वाइज वो कितना है? 68%। इतना समझ में आता है ना? इसीलिए मैंने अलग अलग बता दिया यार, कि फालतू में ना कंफ्यूज हो जाओ। वॉल्यूम और वैल्यू दो चीज़ लिखी हैं। तो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड जितना वॉल्यूम होता है 95% सी से होता है, समुद्र से होता है, और उसकी वैल्यू है टोटल ट्रेड की 68%, ठीक है। इंडियन रेलवे 67,580 किलोमीटर हो गई है। इसमें बोला है थर्ड लार्जेस्ट, लेकिन विकीपीडिया में बोला है फोर्थ लार्जेस्ट। हम थर्ड वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब जो चीज़ लिखी है, देखिए, थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है इन वर्ल्ड अंडर सिंगल मैनेजमेंट। अच्छा, ये वाली लाइन अगर जुड़ी होगी तो ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सिंगल मैनेजमेंट के में देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे बोला गया है सर्वे में। और इंडियन रेलवे ने करीबन 1.2 बिलियन टन जो फ्रेट है और 8.1 बिलियन पैसेंजर को यहाँ पे कैरी किया है 2020-21 में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर है, फोर्थ लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर है ये। भैया दोनों रट लो ये, ठीक है। पैसेंजर कैरियर लार्जेस्ट कौन सी है वर्ल्ड की रेलवे? वो है इंडियन। और फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे फ्रेट कैरियर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक, ये भारतीय रेलवे है, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक है भारतीय रेलवे, ठीक है। और सिंगल प्रबंधन के तहत यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर ओवरऑल वैसे पूछा जाएगा, भारतीय रेलवे विकिपीडिया में तो 4th नंबर पे ही दिया है। सिंगल प्रबंधन के तहत अगर बोला जाएगा तो तीसरा नंबर सबसे बड़ा नेटवर्क है। टेलीकॉम में बताया गया भैया, वायरलेस टेलीफोनी जो है 98.3% अब यहाँ पे हो गया। वायरलेस की हिस्सेदारी बढ़ गई, 98% हो गया। ओवरऑल टेली डेंसिटी इंडिया की नवंबर 2020 तक 86.6% थी। और इंटरनेट ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन रूरल एरिया, अर्बन एरिया में बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ जो इंटरनेट सब्सक्राइबर हो चुके हैं 776 मिलियन हो चुके थे सितंबर 2020 तक का। समझ रहे हैं? 776 मिलियन कितना हो गया? करीबन 63 करोड़, 64 करोड़ के आसपास, इस तरह से है ये देखिए, टेलीफोन तथा वायरलेस कनेक्शन की संख्या और उसका वितरण है ये सब। देखिए, वायरलेस ही वायरलेस हो गए, समझ रहे हैं बात आप। और रूरल एरिया, अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है। टोटल इतना हो गया है। और ये सारी चीज़ें एक तरह से हैं ये। अब देख लीजिए अब थोड़ा। वायरलेस डेटा यूजेस भी बढ़ गया 2020-21 में, 75.21 हो गया है एक्साबाइट। एवरेज वायरलेस डेटा जो है सब्सक्राइबर, डेटा यूजेस पर सब्सक्राइबर पर मंथ, ये बढ़ गया है। ये जीबी में 12 जो है जीबी यूज़ कर रहे हैं लोग पर सब्सक्राइबर पर मंथ है ये कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव है मिनरल के लिए लिए गए। एक बार आप मेंस वाले लोग पढ़ लीजिएगा। और ये फिर उसी चैप्टर की समरी है। ये चैप्टर समरी देखना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैंने बता दी थी शुरू में। अगर शुरू से लेके देख रहे हो आपको सब समझ में आ रहा होगा। एफडीआई इनफ्लो सर्विसेज सेक्टर में बढ़ा है 34% का, और अप्रैल से सितंबर 2020 तक ये $23 बिलियन का हो चुका है।
कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखे हैं, ठीक है। और सर्विस सेक्टर का मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 54% का है। 4/5 जो FDI आता है वो सर्विस में आता है। एक्सपोर्ट का भी 48% सर्विस है। इंडिया में अब 38 यूनिकॉर्न हैं, यानी कि $1 बिलियन से ज़्यादा उनकी वैल्यूएशन हो चुकी है। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम जो है आधा हो चुका है, 4.67 डेज से लेकर 2.62 डेज हो चुका है। सर्विस सेक्टर का इस स्टेट और यूटी में भी जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। 50% से ज़्यादा जो GSV है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जैसे GV होता है इंडिया के लिए, GDP होता है इंडिया के लिए, वैसे GSDP स्टेट के लिए होता है, GSVA स्टेट के लिए होता है। तो 15 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे सर्विस का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है। चंडीगढ़ और दिल्ली टॉप पे है, सिक्किम लोवेस्ट पे है। ये सब मैं पहले फैक्ट लिख के बताए थे मैंने। देखिए चंडीगढ़ में सर्विस सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन 88% है, दिल्ली में 85% है, और ग्रोथ रेट भी करीबन 7% है दोनों की। उत्तर प्रदेश में सर्विस सेक्टर का 48.9% है, ग्रोथ रेट है 7.05, और सबसे कम है सिक्किम में, ठीक है। FDI इन्फ्लो यहाँ पे बढ़ा है, इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI कंट्री में से 2018 में हम 12वें नंबर पे थे, 2019 में हम 9 हो गए हैं। तो ये वर्ल्ड अगर आप देखें FDI का जो सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर का मतलब सबसे ज़्यादा FDI जो आता है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में आता है। इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है, 12 थी 2018 में, 2019 में 9 हो गई, ठीक। सर्विस सेक्टर बीइंग द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI इन इंडिया, तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आता है। और सर FDI जो है इंडिया में 17% जो है बढ़ गया है अप्रैल सितंबर 2020 में, पिछले जो है फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। अप्रैल सितंबर में आया करीबन $23 बिलियन का, और सबसे ज़्यादा किस में आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सब ग्रॉस FDI, इक्विटी कितना इन्फ्लो आया है सर्विस सेक्टर में, ठीक। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, ये नंबर दिख रहा है कि नहीं, ये। और ये कितना जो है चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चेंज वाला, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रेड अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर का काफ़ी बड़ा जो है निर्यात में भारत की पकड़ बहुत मौजूद है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत ही बढ़िया है, और हमने देखा था कि पूरी दुनिया में जितना सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट होता है 3.5% तो इंडिया का ही है, ठीक। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है, थोड़ा सा ग्रोथ जरूर यहाँ पे 2019-20 में मॉडरेट हुई है। 2018-19 में 6.6% थी, 2019-20 में 2.5% है, और 2020-21 में और कम होगी, लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये कुछ रैंकिंग दी है फॉरेन और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल की, इंडिया में कितने कितने आए हैं। देखिए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है इंडिया में आए हैं कितने, 2019 में आए हैं 10.9, ठीक है, ये मिलियन में आए हैं। और इंटरनेशनल जो है टूरिस्ट अराइवल अगर इंडिया में देखें, मेन चीज़ यहाँ पर रैंक देखना जरूरी, नंबर इतना नहीं है। इंडिया की रैंक वर्ल्ड के जो ITA यानी कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में 23rd है 2019 में, ठीक। और इंडिया की रैंक एशिया पैसिफिक में 7th थी, इंडिया की रैंक वर्ल्ड टूरिज्म रिसिप्ट में 12th थी, और इंडिया की रैंक एशिया पैसिफिक टूरिज्म में 6th थी। फॉरेन टूरिस्ट, अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश और USA, फिर UK से। सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट किस लिए आते हैं, यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं, ठीक है, आराम करने छुट्टी बिताने आते हैं। और टॉप 5 जो स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, यूपी हो गया है भैया अपना, यूपी में सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से आते हैं, यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। और फिर जो है फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस राज्य में आते हैं भारत के, तो वो आते हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी। अच्छा ये बताइए कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में क्यों जा रहे हैं, इसका कोई रीज़न बताइए। चलो हमका नहीं पता, तुम बताओ, सब कुछ हम ही थोड़ी ना बता दें। वीज़ा स्कीम यहाँ पे 169 कंट्रीज़ के लिए हो चुकी है, और धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, ये कुकू करते जा रहे हैं। ITBPM के लिए कई सारे जो है नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पे कुछ बदलाव कर दिए हैं, और प्लस लगातार इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो कर रहे हैं। मतलब पहले जो है वर्क फ्रॉम होम वाला नहीं था कंप्लायंस, अब ये जो है वर्क फ्रॉम होम वाला अलाउ कर दिया गया। ये चेंजेस कर दिए कि भैया वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये वाला सब यहाँ पे अलाउड हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यह आया था 2020 जुलाई 20 जुलाई 2020 को,
उसमें कंज्यूमर को और इम्पावर किया है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे रूल्स नोटिफाई किए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना दी गई है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बना दिए गए हैं, मीडिएशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है। और इन्होंने रूल जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इसने 2020 में किए हैं ये। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, मैंने आपको बताया पोर्ट जो है हैंडल करते हैं 90% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो बाई वॉल्यूम और 70% बाई वैल्यू। अभी हम लोगों ने देखा था टोटल 95% जो इंडिया का ट्रेड है सी से आता है कि नहीं, और वॉल्यूम में कितना देखा था, करीबन 68-70% के आसपास। इंडिया का जो है, इंडिया का 1% का शेयर है वर्ल्ड फ्लीट जनवरी 2020 के हिसाब से। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के पास विश्व पोतावली में 1% का शेयर है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शिप्स जो है इंडिया की कंपनी के पास 1431 थे 2019-20 में, और ये बढ़ गए हैं 2014-15 में 1210 से। टर्न अराउंड टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एफिशिएंसी के लिए, वो भी घट गया है। सिंपल अगर इसको समझें लेमन की भाषा में, कि जब शिप आता है वहाँ से लेके जब तक शिप जाता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो भैया ये मतलब होता है कि जब जो वेजल होता है, जो ये आपका ये शिप वाला वेजल होता है, ये एंकरेज ऑफ पोर्ट में जब से एंट्री करता है वहाँ से लेके जब तक ये बर्थ से सेल करता है उस टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। मतलब जब से शिप आता है उसके बाद जाता है वो है टर्न अराउंड टाइम। इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है। ये सरकार कह रही है कि सागरमाला में कई सारा हमने पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कर दिया है, एफिशिएंसी बढ़ा दी, पैसा लगाया इसलिए हुआ है ये सब। ठीक। एवरेज सब शिप अराउंड टाइम यहाँ पे मेजर पोर्ट। अब देखिए इससे ये पता चल गया कि इंडिया में मेजर पोर्ट कितने हैं, गिन लो कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोर्ट है मेजर, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं देख लो, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम और कामाराजार, इन्नौर या फिर चेन्नई, चिदम्बरम, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मारमागांव और मुंबई, JNPT, दीनदयाल कांडला। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी इसमें करता रहता हूँ इसमें। ये बहुत मतलब यहाँ पे पढ़ना पड़ा है, इसलिए इसीलिए मैं छाँट छाँट की चीज़ बता रहा हूँ आपको। पढ़ने को तो आप पूरा भी पढ़ लो। कई लोग हैं वो 20-20 25-25 घंटे में पढ़ाते हैं इकोनॉमिक सर्वे। मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको PhD तो करानी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने बता दिए। एक आध जगह मैंने समरी को आपसे बोला है कि आप पढ़िए, क्योंकि वो आपको पढ़ने में उसको कीवर्ड आपको मिलेगा। इंडिया जो है 5 से 7 सैटेलाइट हर साल जो है लॉन्च करता है। US, रशिया, चाइना हमसे काफ़ी आगे हैं। US 19 और रशिया 25 और चाइना 34। ठीक है। ये एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं बिलियन डॉलर में। US 19.5 बिलियन डॉलर खर्चा करता है एक्सपेंडिचर, चाइना 11, इंडिया सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर। उसमें भी कुछ लोग को बड़ी दिक्कत है, कुकू कुकू करते रहते हैं कि हम शेप में को कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे गरीब हैं, भूखा बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे स्पेस में जाकर। सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है यार, इससे थोड़ी ना सब होता है। भौकाल बनाना पड़ता है, भौकाल। इंडिया का भौकाल है स्पेस सेक्टर में, समझ रहे हो बुद्धू राम मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मान जाइएगा। कुछ लोग यहाँ पे जो है तुरंत बुरा मान जाते। ये देखिए ये फिर ये चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ मैंने बता दी है। गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग एक फिर फ्री मार्केट सिस्टम होता है, जो आपने देखा है कई सारे फ्रीलांसर होते हैं, घर में बैठ के काम करते हैं, जितना मन हुआ जो है थोड़ा बहुत उनको काम मिल गया तो वो टेम्परेरी पोजीशन टाइप के प्रोजेक्ट लेते रहते हैं। कॉमन ये जो है क्या है, इसमें टेम्परेरी पोजीशन कॉमन होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिपेंडेंट वर्कर यहाँ पे हायर करते हैं, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं। ये गिग क्या एक स्लैंग है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ऐसी जॉब जो थोड़े दिन के लिए होती है, ठीक। और ये जनरली यूज़, अच्छा ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्चुअली जो गिग इकोनॉमी है ये किसके लिए यूज़ करते थे? टिपिकली म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि गाना तो हर समय बनाया नहीं जा सकता है कि डेली 2 गाना लगा दिए, तो उसी लिए छोटा छोटा जब प्रोजेक्ट आया तब उनको मिलता था। अब उन्हीं का थोड़ा और जो है प्रचलन बढ़ रहा है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर को भी यही कहा जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर होते हैं, ऑन कॉल वर्कर होते हैं, टेम्परेरी वर्कर होते हैं, छोटे मोटे नॉर्मल एग्रीमेंट ये लोग करते हैं कंपनी के साथ, और ऑन डिमांड होता है सब कुछ, और ये सर्विस देते हैं कंपनी के क्लाइंट को, ठीक है। तो ये होती है गिग अर्थव्यवस्था।
मुक्त बाजार प्रणाली है ये। ठीक है, गिग शब्द एक नौकरी के लिए कठबोली शब्द है, बड़ी कठिन हिंदी है ये, देख लीजिएगा आप, मैंने इसका सार बता दिया है। ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग सोशल सेक्टर की बढ़ी है ये 2020-21 में, और लॉकडाउन पीरियड ने गिग इकोनॉमी में ग्रोथ देखी है। कई सारे लोगों ने घर से काम किया है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स हमारी कितनी है 2018-19 में, 48.78 करोड़, यानी कि 49 करोड़ की वर्कफोर्स है हमारी, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपकी 2017-18 में 47 करोड़ थी, इस समय कितनी 2018-19 में 48.78 करोड़ थी। लेबर जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ये बढ़ गया है 17.5 से 18.6%, इतना याद रखना है। FLPR 18.6% बढ़ गया 2018-19 में। 2018-19 कह रहे हैं अच्छा साल था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, बाकी आप लोग बताइए अच्छा था कि नहीं था, इसमें मैं क्यों पढ़ूँ, मैं थोड़ी ना गाली खाऊंगा। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है बता दी मैंने, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं उन्होंने ज़्यादातर अनपेड डोमेस्टिक कामों में जो है अपना टाइम बिताया है, स्पेंड किया है, और क्योंकि अनपेड मतलब हाउस में कुछ खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रही हैं, जो घर की महिलाएं हैं, बीबियां हैं, दीदियां हैं, जो भी हैं, मैडमें हैं, वो सब जो है इन सब का कोई उनको पैसा नहीं मिलता है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम यहाँ पे दी हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो आत्म भारत जो है योजना हो, ये आत्म भारत रोजगार योजना हो, मनरेगा में जो है एलोकेशन बढ़ाया हो, गरीब कल्याण अभियान माइग्रेंट वर्कर के लिए हो, बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें करी गई हैं। डेटा रट लो तुरंत, प्री मेंस इंटरव्यू में काम आ जाएगा, जितना डेटा इंपॉर्टेंट है। सोशल सेक्टर में जीडीपी का 8.8% खर्चा होता है इंडिया में, एजुकेशन में 3.5%, हेल्थ में 1.5, हेल्थ में 1.2 लिखा है, कहीं 1.1 लिखा है, एग्जैक्ट डेटा इस वाले चैप्टर से मिला है, 1.5 है इस समय। देखिए एक्चुअली ये इनके एस्टिमेट होते रहते हैं, ठीक है, तो रिवाइज एस्टिमेट से डेटा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, अभी आगे का हो या और थोड़ा बदल जाए। ये समझ लो कि हेल्थ में इस समय 1-1.5% के आसपास जीडीपी का है, हमको टारगेट कितना रखा गया है, 2.5 से 3%। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि 2.5% जीडीपी का हेल्थ में होना चाहिए एटलीस्ट, और इकोनॉमिक सर्वे कहता है 2020-21 2.5 से 3% जीडीपी का हेल्थ में करो, तो हमारी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है 65% से घट के 35% आ जाएगी। सोशल सेक्टर जो सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर 26.5% है बजट एक्सपेंडिचर का। इसमें देखिए बताया कि भैया पहला रिलीफ पैकेज 1.7 लाख करोड़ का दिया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मार्च में, फिर ये 20 लाख करोड़ का दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान का मई में। और एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं सोशल सर्विसेज क्या हो गया है, एजुकेशन, हेल्थ और अदर सोशल सेक्टर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज कितना हुआ है 6.2 से 8.8%। तो जो यहाँ मैंने लिखा है ये पूरे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जो इंपॉर्टेंट है जितना उतना मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब अगर पूरा पीएचडी करनी है तो पूरा इकोनॉमिक जरूर ठाक पढ़ लो, ठीक है, कोई रोका नहीं किसी ने। आप कह रहे हैं कि इंक्रीज़ किया भैया 2020-21 में सब जगह सारे सोशल सेक्टर में, चाहे वो एडुकेशन में 2.8% से बढ़ा के 3.5% देगा, डेटा आया ये। हेल्थ में 1.2% से 1.5% किया हो, 1.5% कब है ये, 2020-21 का डेटा है ये। ठीक है, तो शेयर ऑफ जो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज आउट ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर, ये कह रहे हैं कि 2014-15 में ये था कितना, 23.5%, अब हमने कर दिया है 26.5%, मतलब कि हमने बढ़िया काम किया है। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे लग रही है ना। ठीक है, उसके बाद ये जो है एडुकेशन में देखिए आप फिर से टेबल बनाइए, एडुकेशन में 3.5% ये देख रहे हैं, ये वाला 2020-21 का बजटरी एस्टिमेट। हेल्थ का भी यहाँ पे देखिए 1.8% है। ठीक है, रिवाइज मतलब 1.5 के आसपास है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। ये टोटल क्या है, ये देखिए 8.8% सोशल सर्विसेज का है ये टोटल। ये देखो जूम करके देख लो यार, ये देखो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। शिक्षा में देखो ये ईयर भी देखो, ईयर भी देखो। तो बजट ये एस्टिमेट में जो है शिक्षा का 3.5% और स्वास्थ्य का 1.8%, टोटल सोशल सर्विसेज का 8.8%। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये बढ़ा के कह रहे हैं
ड्यूरिंग द सेम पीरियड 1.5%। तो मतलब ये है कुल मिला के, और अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया रखना है, ठीक है। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज परसेंटेज ऑफ सोशल सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इस परसेंटेज भी पूछ लें तो सबसे ज़्यादा एडुकेशन पे फोकस कर रहे हैं ये, फिर हेल्थ, फिर अदर्स। अदर्स में तो सब कुछ आ गया ना। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी फोकस किया है हमने, और हमारी रैंक 131 हुई है। रैंक 130 के आसपास रहती है, 129 थी हालांकि, और गिरी तो है, इसमें क्या बड़ा है। फिर उसमें जो है जस्टिफाई किया है कि कैसे जो है ये सब किया है। मतलब ये डिक्लाइन जो है 2 पॉइंट का रिलेटिव है ये अदर कंट्रीज़ में, और 189 कंट्री में हमारी जो है 131 रैंक है, ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है, ये यूएनडीपी डिपार्टमेंट हमारी। लेकिन जीएनआई पर कैपिटा बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। ये देखिए, ये जो एचडीआई के वो है कंपोनेंट, इसमें देखिए ये लाइफ एक्सपेक्ट, देखिए एचडीआई में 3 कंपोनेंट होते हैं, एलईआई, ठीक है। यानी कि एक हो गया एजुकेशन, एक हो गया इनकम, ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक। तो ये एल और ये जो है एजुकेशन वाला हो गया, और ये ई आई मतलब इनकम हो गया, ठीक। ये वाला सब चीज़ें बताई गई हैं। जो महबूबुल हक थे, उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया था। यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है सब यार। देखो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ गई है, 69.7। औरतें ज़्यादा जीतती हैं इंडिया में। इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो औरतें हमको जो है अभी कूट देंगी, सॉरी। इस पे कोई कमेंटबाजी नहीं होगी। और ये जो है ये स्कूलिंग का देखिए, टोटल नंबर ऑफ ये बढ़ रहा है, कह रहे हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी बढ़ा है। जीएनआई पर कैपिटा इनकम देखिए $6681 हो गया है। एचडीआई वैल्यू जो है हमारी 2018 में 0.642 थी, अब 0.645 हो गई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया रिलेटिवली भले ही हमारी जो है रैंक कम हो गई हो 2 पॉइंट, लेकिन हमने अपने एचडीआई वाले स्तर में बढ़ोतरी की है। ये मतलब कुल मिला के बात है। एचडीआई की वैल्यू इंडिया की 2010 में 0.579 थी, और 2019 में 0.645 हो गई। एनुअल एचडीआई ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे बढ़िया ये जो है आसपास हमारे जितने भी लोग हैं उनमें बांग्लादेश। लेकिन ये कह रहा है सर्वे कि ब्रिक्स से हम बढ़िया हैं। जैसे बी ब्राज़ील की देखिए ये कम है, और एनुअल जो एवरेज एनुअल जो एचडीआई ग्रोथ रेट है, बी हो गया। रशिया की भी हमसे कम है, हम इंडिया ये देखिए 1.21 की ग्रोथ है हमारी, ठीक है। और आईसी यानी कि चाइना से भी हम ज़्यादा हैं, अब साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा हैं। ब्रिक्स से हम बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की तो हमसे भी बढ़िया है। अब देखिए ये रट लो कि भैया सर्वे के हिसाब से जो एनएसएस की रिपोर्ट आती है, अभी इनके हिसाब से लिटरेसी रेट है 77.7%, लेकिन सेंसस 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट कितना है, 70। बताइए जल्दी से कमेंट करके, आप भी तो बताओ यार। कुछ लिटरेसी रेट कितना कितना है इंडिया का 2011 के सेंसस के हिसाब से। देखिए फाइनल डेटा के हिसाब से बताइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट सेंसस का, हमारा एक सेंसस का पापा वीडियो, उससे देख लीजिएगा। अभी नहीं बताऊंगा मैं। एलिमेंट्री स्कूल लिटरेसी लेवल इस समय 96% हो गया है। 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, ये सब बता दिया है मैंने आपको। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन मेन चीज़ें मैं ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं हर जगह। और ये नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था, लिटरेसी रेट ऑफ पर्सन ऑफ एज 7 ईयर्स एंड अबव अब हो गया है 77.7%। दोनों का याद रखिएगा भैया, सेंसस 2011 का अलग है, और ये एनएसएस जो रिपोर्ट हुई है लेटेस्ट अभी, इसके हिसाब से 77.7% हो गया है। चलो देते हैं यार, बता देते हैं आपको। देखिए फिर समझिए फिर से, लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से इस समय है इंडिया का 73%, इंडिया का, जिसमें कि आपका मेल का है 84.1% और फीमेल का है 67.8%। अरे नहीं, माफ़ करिएगा, एक्चुअली फिर से देखिए,